Welcome students in this new video. Today we are studying about pedigree analysis. Let's start. ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन सोसाइटी में एक आइडिया था बहुत पहले से कि ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें से कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं ये इनहेरिट होते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं, चलते रहते हैं, हेरिटेबल हैं, है ना। और जब मेंडल ने अपना काम किया पी प्लांट्स पर और उन्होंने शो किया कि इनहेरिटेंस किस तरीके से हो सकता है, तो फिर ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी सेम कंसेप्ट को ड्रॉ करने की कोशिश की गई। पर प्रॉब्लम क्या थी कि जिस प्रकार से क्रॉसेस किए जा रहे थे पी प्लांट में और सिलेक्शन करके हम उनके बीच में क्रॉसेस करा सकते थे, ऐसा ह्यूमन बीइंग्स में पॉसिबल नहीं था। उनकी स्टडी इस प्रकार से कर पाना संभव नहीं था, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग्स को एक एक्सपेरिमेंटल वे में क्रॉस नहीं करवा सकते। ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी कर पाना इसीलिए इस वे में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। बस इतना ही किया जा सकता था कि जो फैमिली हिस्ट्री है किसी भी परिवार की, उसको इस्तेमाल किया जाए। जैसे ग्रैंडफादर से लेकर के उनके जो ग्रैंडफादर से जो फादर आए, फिर उसके बाद उनके ऑफस्प्रिंग्स आए, और है ना, इस तरीके से हम फैमिली हिस्ट्री की स्टडी कर सकते थे। बस इतना ही हो सकता था। तो फैमिली की स्टडी करना किसी ट्रेट के लिए, है ना, कई जनरेशन्स तक अगर हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन्स ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में बस आप क्या देख रहे हो? आप करेक्टर्स का ट्रांसफर देख रहे हो। सर्टेन करेक्टर्स, certain traits which are transferred or inherited from one generation to another generation. So in the pedigree analysis, the inheritance of particular trait is represented in the family tree over generations. तो ये आपके समझ में आ गया होगा what is basically the pedigree analysis. तो ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है। पेडिग्री स्टडी से हमें काफ़ी मदद मिलती है ये जानने में कि कोई एक स्पेसिफिक ट्रेट, जैसे कि कोई एबनॉर्मेलिटी हो या कोई डिसीज़ हो, ये कैसे ट्रांसफ़र होती है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, जिससे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में किया जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो मेल्स हैं उनको हम स्क्वायर से शो करते हैं, ऐसा हम बनाते हैं, और जो फीमेल है उसके लिए सर्कल का यूज़ किया जाता है। तो सपोज़ जैसे ये वाला आप देख रहे हैं इधर, तो दिस इज़ मदर एंड दिस इज़ फादर। तो मीटिंग का मतलब है कि इनकी मैरिज हो गई है, तो उसके बाद मीटिंग करेंगे। जब ये मीटिंग करेंगे, सपोज दिस इज़ फादर एंड दिस इज़ मदर, जब ये मीटिंग करेंगे उसके बाद क्या आएंगे? ऑफ स्प्रिंग्स। अब जो ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, सपोज इनके दो बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। अब लड़का किधर है? ये रहा लड़का। और लड़की किधर है? ये रही। तो अब इसमें से पहला बच्चा कौन सा है? फर्स्ट चाइल्ड। तो याद रखिए, इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ दे आर ऑर्डर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहला बेबी कौन है इनका? दिस गर्ल, एंड सेकेंड बेबी इज द बॉय। अंडरस्टैंड? उसके बाद अगर कोई सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है किसी ऑफस्प्रिंग का, यानी किसी पेडिग्री चार्ट में आपको ऑफस्प्रिंग का सेक्स नहीं बताया गया है, तो उसको इस तरीके से आप शो करेंगे। ठीक है? तो जैसे कि सपोज सेम हम ऐसे ऐसे ले लिया, दिस इज द दीज आर द पेरेंट्स, एंड सपोज इनके दो ऑफस्प्रिंग्स हुए। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। तो उससे आप समझ गए, पहला ऑफस्प्रिंग है, इसका सेक्स आपको नहीं बताया गया है, और जो दूसरा ऑफस्प्रिंग है वो एक बॉय है। अंडरस्टैंड? अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा,
दिस इज द फर्स्ट जनरेशन एंड दिस इज द सेकेंड जनरेशन। जनरेशन को हमेशा आप रोमन न्यूमरल से शो करेंगे, क्लियर। एंड इंग्लिश न्यूमरल से आप हमेशा जो किसी भी जनरेशन के अंदर ऑफिस स्प्रिंग्स हैं या किसी भी जनरेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको आप हमेशा इंग्लिश न्यूमरल से शो करेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। हमेशा जनरेशन्स को आप रोमन न्यूमरल से शो करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक यहाँ पर पेडिग्री ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट जनरेशन, सपोज दिस इज द सेकेंड जनरेशन, क्लियर। अब इसकी मैरिज होती है सेकेंड जनरेशन की, सपोज किसी इससे मेल से हो रही है मैरिज, ये बाहर से आया है और इनकी एक गर्ल है। तो अब यहाँ पर मैं जनरेशन शो करता हूँ, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके से। अब जो बाहर से आकर के मैरिज कर रहा है, जैसे कि ये इन इन माता पिता की संतान नहीं है, इनकी ऑफस्प्रिंग नहीं है। ये जो बॉय है, इससे इसकी लड़की की मैरिज हुई है, तो ये बाहर से आया है, तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। तो पेडिग्री एनालिसिस में कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, यानी वो इंडिविजुअल्स जो किसी डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, है ना, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर और दे आर अफेक्टेड या दे आर अंडर स्टडी। तो जो स्टडी जिनकी की जा रही होगी या जो अफेक्टेड होंगे उनको हमेशा शेड कर दिया जाता है। जैसे आपने ड्रॉ किया और फिर आपने शेड कर दिया, इट मीन्स ये अफेक्टेड है, इसकी स्टडी हो रही है, या ये जो डिसऑर्डर है या जो प्रॉब्लम है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मीटिंग वाला समझ में आ गया होगा। उसके बाद मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, अगर मान लीजिए ब्रदर सिस्टर इनके बीच में ही मैरिज हो जाती है उसकी, तो आप उसको हमेशा डबल इस तरीके से आप शो करेंगे, उनके बीच में आप दो कॉन्टेक्ट्स बना देंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। देन हमेशा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेरेंट्स को ऊपर की तरफ दिखाया जाएगा, दिस इज फादर एंड दिस इज मदर। उसके बाद ये फर्स्ट जनरेशन आ गई है आपकी, ये सेकंड जनरेशन हो गई है, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द सेकंड जनरेशन। तो जो ऑफिस स्प्रिंग्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट शो किए जाएंगे। तो पहली लड़की हुई है और दूसरा लड़का हुआ है, इस तरह से। नेक्स्ट वन, कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिसीज़। तो ये आपके सामने मेल चाइल्ड है जो कि अफेक्टेड है किसी डिसीज़ से, जिस डिसीज़ की स्टडी की जा रही है, ओके। एंड लास्ट में आपको दिखाया गया है, अगर आपको मान लो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग शो करने हैं तो आप इस तरह से भी शो कर सकते हो। इसको ऐसे क्यों शो किया है, देखिए यहाँ पर उन्होंने सेक्स कोई नहीं बताया, यहाँ पर बस अनस्पेसिफाइड सेक्स है, यानी सेक्स नहीं बताया गया है इनका ऑफस्प्रिंग्स का, केवल नंबर बताया गया है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से शो कर दिया है। तो दीज आर सम सिंबल्स विच आर शोन विच आर ऑल्सो यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, सपोज अपोज हम ऐसे यूज करते हैं, सपोज ऐसा कुछ है, तो इसमें दोबारा बनाता हूँ, लाइक दैट, सपोज दिस वन। अगर इसमें हम ऐसा हाफ शेड करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो इंडिविजुअल है ये कैरियर है इस डिसीज़ के लिए, ओके। डिसीज़ इसके अंदर जो है मैनिफेस्ट नहीं कर रही है, पूरी तरह डिसीज़ प्रेजेंट नहीं है, बट ये डिसीज़ का कैरियर है। तो अगर कोई पर्सन डिसीज़ का कैरियर है तो उसको हाफ शेड करते हैं। आप जो कैरियर को इस तरह से भी दिखा सकते हो, सपोज इस तरह बना दिया और बीच में डॉट बना दिया, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो पर्सन है डिसीज़ के लिए कैरियर है। कैरियर क्या होता है ये आपके समझ में आगे चल के आएगा जब हम कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे। पता ही है कि जो डीएनए होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, और डीएनए होता कहाँ पर है, हमारे क्रोमोसोम पर होता है ना। क्रोमोसोम पे क्या है, डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स हैं, और जीन्स के पास ही इंफॉर्मेशन होती है। तो
अब जो डीएनए होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होता है, और इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बदलाव हो गए तो फिर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे, है ना। और बहुत ज़्यादा चेंज आने पर तो उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए स्लाइट वेरिएशंस आते हैं, कभी कभार कुछ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाउएवर चेंजेस और ऑल्टरेशन डू टेक प्लेस ओकेजनली। ओकेजनली छोटे मोटे बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। सच एन ऑल्टरेशन और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज रिफर्ड टू एज म्यूटेशन। तो इन चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ। अच्छा, तो ह्यूमन बीइंग्स में ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि ऑल्टर्ड जीन्स या ऑल्टर्ड क्रोमोसोम्स के कारण, यानी क्रोमोसोम्स में बदलाव आने के कारण या जीन्स के अंदर चेंज आने के कारण होते हैं, और ये डिसऑर्डर्स इनहेरिट भी होते हैं। तो इनहेरिट होने वाले डिसऑर्डर्स जो हैं उनके बारे में आप स्टडी करेंगे आने वाले पार्ट में, इस चैप्टर में। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए, ये यहाँ पर फिगर 5.14 में आपके सामने पेडिग्री चार्ट शो किया गया है, और इस पेडिग्री चार्ट में डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है ना। जैसे कि जो ए वाला हमारा पेडिग्री चार्ट है ये ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट को शो करता है, और जो बी वाला पेडिग्री चार्ट है ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट को शो करता है ना। तो सबसे पहले तो आप देखो इसमें जनरेशन्स कहाँ हैं। ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड जनरेशन हो गई पूरी की पूरी, ये वाली ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, है ना। उसके बाद ये थर्ड जनरेशन हो गई, क्लियर। तो इस तरीके से जो जनरेशन्स हैं उनको हम यहाँ देख रहे हैं। दिस वन इज ऑल्सो थर्ड जनरेशन। तो इस तरह से आप देखते हैं इसमें, दिस वन इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस वन इज द सेकेंड जनरेशन एंड दिस वन इज द थर्ड जनरेशन, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हम इंग्लिश नंबर्स में देंगे, 1 2 3 लाइक दैट, ओके, इस तरह से। तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऑटोजोमल का मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए, ऑटोजोमल का मतलब होता है कि जो डिसऑर्डर है या जो ट्रेट है जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ, उसके जो एलील्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं। क्या वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं या वो ऑटोजोम्स पर प्रेजेंट हैं। तो अगर वो एलील्स ऑटोजोम्स के हैं, ठीक है ना, तो हम इसको बोलेंगे ऑटोजोमल ट्रेट। तो अगर वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स पर यानी एक्स या वाई क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं, जिन जीन्स की स्टडी हम कर रहे हैं या जिन एलील्स की हम स्टडी कर रहे हैं, अगर वो एक्स और वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं तब हम उसको बोलेंगे सेक्स लिंक्ड। तो दो प्रकार के यहाँ पर आप आगे जाके पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस में, ऑटोजोमल ट्रेट्स एंड सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। अब ऑटोजोमल में डोमिनेंट और ऑटोजोमल में रिसेसिव, इस तरीके से डोमिनेंट और रिसेसिव दो प्रकार के हो सकते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ऑटोजोमल में, ठीक है ना। तो ऑटोजोम्स कितने होते हैं, देखिए 44 ऑटोजोम्स होते हैं हमारे पास, और दो हमारे पास सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। टोटल हमारे पास कितने क्रोमोजोम हो गए, 46, क्लियर, हर सेल के अंदर। तो जो हमारे पास 44 ऑटोजोम्स हैं, इन 44 ऑटोजोम्स के अंदर किसी भी एक जो क्रोमोजोम है उसमें जो हमारा जीन है जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो हो सकता है। तो बस ऑटोजोम का मतलब हमें यही समझना है कि हमारे 44 क्रोमोजोम्स जो ऑटोजोम्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी को डिफाइन करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो जीन प्रेजेंट है। जब कभी भी हम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं तो हम एक्स और वाई सिंबल का यूज़ करते हैं। अगर हम ऑटोजोमल स्टडी कर रहे हैं तो हम ए का यूज़ कर सकते हैं, ए और स्मॉल ए ऐसा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो कोई और भी सिंबल ले सकते हैं, लेकिन सेक्स लिंक्ड के लिए हम एक्स और वाई का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑटोजोमल डोमिनेंट वाले की स्टडी करते हैं सबसे पहले, इट इज़ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि जो मसल है वो धीरे धीरे वीक होती चली जाती हैं उस पर्सन की, और उसका जो पूरी बॉडी है वो एक तरीके से पैरालाइज हो जाती है।
आगे चल के, और जो मसल्स हैं उनकी एबिलिटी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। तो ऐसा पर्सन जो है बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं जी पाता है। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है वो एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। तो इसका मतलब इसका जीन जो है वो हमारे ऑटोसोम्स में होता है कहीं ना कहीं, और जो है ये डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट होने का मतलब ये है कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपना इफेक्ट शो कर सकता है। तो ज़रा इसको समझते हैं हेट्रोजाइगस का क्या मतलब होता है। देखिए, अब ऑटोसोमल है तो हम ऐसा करते हैं, सिंबल ले लेते हैं ये वाला ए और स्मॉल ए, इनका यूज करेंगे। अब देखिए तीन कंडीशंस हो सकती हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, ऐसे ले लेते हैं। अब क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो उसका मतलब डोमिनेंस, समझ रहे हैं, डोमिनेंस के लिए कैपिटल लेटर यूज होता है। तो इसका मतलब मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मैं MYO लिख देता हूँ, इस जीनोटाइप में भी शो होगी और सेकंड वाले जीनोटाइप में भी शो होगी, लेकिन जो थर्ड वाला है उसमें नहीं शो होगी, है ना। तो अगर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है किसी पर्सन में, अगर हम उसको पेडिग्री एनालिसिस में शेड करके दिखा रहे हैं तो उसका मतलब उसके पास मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। तो अगर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है तो या तो उसका जीनोटाइप ये होगा कैपिटल ए, या उसका होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन स्मॉल ए नहीं होगा, बिकॉज ये कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। अंडरस्टैंड। तो वापस आ जाते हैं इधर वाले चार्ट को देखते हैं। तो इस वाले चार्ट में आप देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया है ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो देखिए डोमिनेंट ट्रेट्स जो होते हैं वो हर जनरेशन में आ जाते हैं। देखिए आप पेरेंट के पास है तो ऑफस्प्रिंग के पास भी आ गया। देखो कौन कौन से ऑफस्प्रिंग के पास आया है, इस वाले मेल चाइल्ड के पास। तो ये कौन सा मेल चाइल्ड है, सेकंड मेल चाइल्ड है ना। और उसके बाद ये फोर्थ फीमेल है, पहली लड़की हुई, दूसरा लड़का हुआ, तीसरी तीसरा लड़का हुआ और चौथी लड़की हुई, ठीक है ना। तो सेकंड एंड फोर्थ चाइल्ड अफेक्टेड हैं। तो मतलब फर्स्ट जनरेशन में भी बीमारी थी और सेकंड जनरेशन में भी बीमारी है। सभी को नहीं है, सारे बच्चों को नहीं। कुल कितने बच्चे हुए, 4 हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर। अब जो थर्ड चाइल्ड था, यानी जो मेल था थर्ड, उसकी ये मैरिज हुई है बाहर इस वाली लड़की से, ठीक है। और जो फोर्थ फीमेल थी उसकी भी मैरिज हुई है इस वाले लड़के से, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आ रहा होगा, पेडिग्री हम स्टडी कर पा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन में बीमारी है, सेकंड जनरेशन में है, और देखिए थर्ड जनरेशन में भी ये प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से ये हर जनरेशन में चल रही है। तो उसका मतलब ये डोमिनेंट है, ये जो ट्रेट है ये डोमिनेंट ट्रेट है। वहीं जो रिसेसिव ट्रेट है उसको देखिए। रिसेसिव ट्रेट की पहचान क्या है, देखिए फर्स्ट जनरेशन में वो नहीं है, लेकिन सेकंड जनरेशन में वो आ जाता है, अपीयर हो जाता है। तो अगर पेरेंट के पास वो बीमारी नहीं है और ऑफस्प्रिंग में वो बीमारी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये रिसेसिव ट्रेट हो सकता है। मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं कैसे। पहले यहां देख लेते हैं। तो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था कि अगर ये अफेक्टेड है सपोज, तो इसका क्या हो सकता है जीनोटाइप, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए, अच्छा दूसरे वाले का देख लेते हैं, इस मेल का जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि ये अफेक्टेड नहीं है तो उसका स्मॉल ए होगा, है ना। और इस फर्स्ट वाले जो फीमेल है इसका क्या जीनोटाइप होगा, या तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कैपिटल ए मान लेते हैं, ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है। तो अगर ये कैपिटल ए है तो इस केस में तो अगर हम पनेट स्क्वायर से निकालें तो हमारे पास अगर इनका हम मीटिंग कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस हमारे कैपिटल ए स्मॉल ए आने चाहिए। कैसे, देखिए पहला कॉम्बिनेशन कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा कॉम्बिनेशन कैपिटल ए स्मॉल ए, तीसरा कॉम्बिनेशन कैपिटल ए स्मॉल ए, चौथा कॉम्बिनेशन कैपिटल ए स्मॉल ए। तो मतलब सारे के सारे कैपिटल ए स्मॉल ए आने चाहिए ऑफ स्प्रिंग्स। तो मतलब इसको भी ऐसा होना चाहिए, इसको भी, सेकंड वाले को भी कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, थर्ड वाले को भी कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, फोर्थ वाले को भी कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए। ऐसे केस में तो सभी को अफेक्टेड होना चाहिए था, क्योंकि ये तो डोमिनेंट रेट है ना। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, आधे ही अफेक्टेड है। इसका मतलब ये कि जो अफेक्टेड नहीं है उनका क्या आ रहा है, स्मॉल ए आ रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये ऐसा कैसे आ सकता है, ऐसा आ सकता है जब ये हेट्रोजाइगस हो। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन होगा तब आप देखिए क्या आता है,
पहला कैपिटल ए स्मॉल ए और दूसरा आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, तीसरा आ जाएगा स्मॉल ए, चौथा आ जाएगा स्मॉल ए। इट मींस स्मॉल ए का आने का चांस कितना है, 50% है, और कैपिटल ए स्मॉल ए आने का चांस कितना है, 50%। ठीक है ना। तो ऐसे केस में हमें समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसका क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए। और अब हम समझ चुके हैं कि हमारा जो पहला ऑफस्प्रिंग है ये कैसा है, स्मॉल ए स्मॉल ए। दूसरा क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए। तीसरा क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए। और चौथा क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अंडरस्टैंड। अब ये कैसा होगा, ये बाहर से मैरिज हो रही है, अच्छा क्या ये अफेक्टेड है, नहीं अफेक्टेड नहीं है क्योंकि इसमें कोई शेड नहीं है, तो उसका जीनोटाइप कैसा होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। अंडरस्टैंड। तो जब इनकी मेटिंग होगी तब क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए का चांस है, और किसका चांस है, दूसरा देख लेते हैं चांस, कैपिटल ए स्मॉल ए का चांस है। फिर से थर्ड चांस क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ है ये चांसेस। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अफेक्टेड है ये कैसा है, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है। बाकी ये दोनों कैसे हैं, स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो इस तरह से हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। और देखिए ये डोमिनेंट ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ये क्या है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की पेडिग्री एनालिसिस है। इस वाले को देखते हैं, ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है आपके सामने। देखिए पेरेंट्स के पास ये प्रेजेंट नहीं है लेकिन ऑफस्प्रिंग्स के पास ये आ जाता है, तो उसका मतलब ये जरूर कहीं ना कहीं ऑटोजोमल रिसेसिव है। अब रिसेसिव ट्रेट कैसे काम करता है, आपको पता है रिसेसिव ट्रेट किस कंडीशन में काम करेगा, केवल होमोजाइगस कंडीशन में। यानी अगर हम ऐसे ले लेते हैं कैपिटल ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए तीन कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो उसमें से अफेक्टेड कौन सा होगा, ये वाला होगा, और बाकी ये दोनों अफेक्टेड नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब क्योंकि हमारे दोनों पेरेंट्स यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में दोनों पेरेंट्स हमारे अफेक्टेड नहीं हैं, तो इसका मतलब या तो ये कैपिटल ए हैं दोनों के दोनों, या ये दोनों के दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए वाले हो सकते हैं। तो चला हम कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए वाला। ठीक है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं। तो पहला ऑफस्प्रिंग आ सकता है कैपिटल ए, दूसरा आ सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, इस तरह आ सकते हैं। तीसरा आ सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, और चौथा आ सकता है स्मॉल ए। तो उसका मतलब चांसेस हैं कि 25% चांसेस हैं कि जो आगे ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। ठीक है ना। और कौन सी प्रॉब्लम से अफेक्टेड होंगे, इस बीमारी का नाम क्या है, सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया में जो हमारे आरबीसी हैं वो कैसे हो जाते हैं, सिकल के आकार के हो जाते हैं, हसीए के आकार के हो जाते हैं, है ना, सिकल शेप्ड हो जाते हैं आरबीसी। वैसे आरबीसी कैसे होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं, लेकिन आरबीसी का जो आकार है वो सिकल शेप्ड हो जाता है, और जो खून की कमी है बॉडी के अंदर वो होने लगती है, इसको बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। ठीक है ना। आरबीसी सिकल शेप होकर के फिर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे पर्सन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अफेक्टेड जो है, सेकंड सन इज अफेक्टेड, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं इनके, है ना। सेकंड सन इज अफेक्टेड एंड फोर्थ डॉटर इज अफेक्टेड। ओके, अफेक्टेड का मतलब क्या है यहाँ पे, स्मॉल ए। तो उसका मतलब इसका जीनोटाइप सेकंड वाले का स्मॉल ए और स्मॉल ए का चांस भी बन रहा है। अगर ये सपोज ये कैपिटल ए स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो हमें स्मॉल ए का चांस मिल रहा है, तो उसका मतलब ये कॉम्बिनेशंस हमारे हो सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों स्मॉल ए हो गए। ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये थर्ड जो हमारी गर्ल है उसकी मैरिज एक नॉर्मल बॉय से होती है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द नॉर्मल बॉय। इसके साथ जो थर्ड गर्ल है इसकी मैरिज होती है। थर्ड गर्ल कैसी है, नॉट अफेक्टेड। तो ये गर्ल हो सकती है या तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। अब हमने जो कॉम्बिनेशंस निकाले थे यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए रखा था या कैपिटल ए स्मॉल ए रखा था, तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन आ रहे थे, कैपिटल ए का कॉम्बिनेशन आ रहा था, कैपिटल ए स्मॉल ए का आ रहा था कॉम्बिनेशन, और स्मॉल ए का कॉम्बिनेशन आ रहा था, ये कॉम्बिनेशन आ रहे थे। इसका मतलब ये जो हमारी गर्ल है ये कैपिटल ए भी हो सकती है ना।
और इसकी जो मैरिज है वो एक बॉय से हो रही है, और ये बॉय कैसा है हमको नहीं पता। सपोज ये बॉय हमारा कैपिटल है, ए है। अगर सपोज दोनों के दोनों कैपिटल ए हो गए, तो फिर तो आगे चल के ऑफ स्प्रिंग्स भी नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन ये वाला ऑफ स्प्रिंग जो पहला लड़का है ये कैसा है, ये अफेक्टेड है, यानी स्मॉल ए है। तो उसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये बॉय है जिससे शादी हो रही है, ये आई थिंक ये कैपिटल ए भी हो सकता है। ज़रा क्रॉस करके देखते हैं। गर्ल को हमने मान लिया कैपिटल ए सपोज इस वाली गर्ल को, और बॉय को मान लिया कैपिटल ए। तो क्या हो रहा है कुछ कॉम्बिनेशन, देखिए पहला हो जाएगा कैपिटल ए, दूसरा हो जाएगा कैपिटल ए, तीसरा हो जाएगा कैपिटल ए और चौथा हो जाएगा कैपिटल ए। किसी भी केस में स्मॉल ए नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गर्ल है हमारी, ये गर्ल भी हमारी कैपिटल ए है, और ये बॉय जो है बाहर से जिसकी मैरिज हो रही है ये भी कैपिटल ए है। इस केस में जो ऑफस्प्रिंग है वो आ सकता है स्मॉल ए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम कॉम्बिनेशंस लगाते हैं। तो इस तरह से आपको ये पेडिग्री चार्ट्स दिए हुए हैं अबाउट द मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड द सिकल सेल अनीमिया। तो आपके शायद ये समझ में आ गए होंगे दोनों, ठीक है। बाकी हम इसके बारे में फिर आगे चल के नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें स्टडी करेंगे। अभी हम जरा थोड़ा दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए आपके सामने ये पेडिग्री चार्ट है। स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पेडिग्री चार्ट बना हुआ है हमारे सामने, तीनों जनरेशन्स बना रखी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपको कलर करके यहाँ पे शो किया गया है कि जो अफेक्टेड हैं वो ये हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इज द ट्रेट रिसेसिव और डोमिनेंट। तो देखो हर जनरेशन में प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है, हर जनरेशन में आपको ये प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है, डोमिनेंट है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डोमिनेंट ट्रेट है। सेकंड थिंग आपसे पूछी जा रही है, इज द ट्रेट सेक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जो सेक्स लिंक्ड ट्रेट होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो मेल्स में देखने को मिलते हैं, और मेल्स को ज़्यादा होने का चांस होता है और फीमेल को थोड़ा कम होता है। इसके बारे में मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है मेल और फीमेल दोनों इक्वल इक्वल लगभग लगभग प्रेजेंट हैं, तो इस केस में आप इसको ऑटोजोमल रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है थर्ड, गिव द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स शोन इन जनरेशन वन, यानी हमें इन दोनों के जीनोटाइप बताने हैं, एंड देयर थर्ड चाइल्ड शोन इन द जनरेशन टू। तो उनका थर्ड चाइल्ड कौन है, ये रहा, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन टू, एंड द फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड शोन इन जनरेशन थ्री। तो जनरेशन थ्री का जो पहला ग्रैंड चाइल्ड है इसका हमको जीनोटाइप यहाँ पर बताना है, दोनों पेरेंट्स का, और उसके बाद आगे चल के थर्ड चाइल्ड का, और फिर फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड का। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये डोमिनेंट ट्रेट है सबसे पहले तो, और ये ऑटोजोमल है। तो इस केस में ऑटोजोमल डोमिनेंट हो गया है ना। तो हमने क्या डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ऑटोजोमल डोमिनेंट के लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए, इन तीनों में से हम क्या लेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट के लिए, इन दोनों को लेंगे। यानी ये दोनों हैं तो उसका मतलब अफेक्टेड है, और स्मॉल ए है तो अफेक्टेड नहीं है। तो उसका मतलब क्या रखें यहाँ पर, देखिए ये जो हमारा मदर है, यहाँ पर ये जो मदर है ये हमें शेड नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कलर नहीं कर रखा है इसमें, इसका मतलब ये अफेक्टेड नहीं है। तो उसका क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है, मदर का। और जो ये फादर है ये अफेक्टेड है, तो फादर हो सकता है या तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है जीनोटाइप फादर का। तो ज़रा देखते हैं इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला देखते हैं पहले। अगर मान लीजिए फादर कैपिटल ए है ना, मदर स्मॉल ए है, और फादर अगर कैपिटल ए है, तो क्या होगा। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, अगर इनका क्रॉस होगा तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आएंगे कैपिटल ए ऐसे, उसके बाद दूसरा आएगा सॉरी मैंने क्या बना दिया, रुकिए दोबारा बनाता हूँ। ये स्मॉल ए है, और ये कैपिटल ए है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस क्या आ सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा आएगा
कैपिटल ए स्मॉल ए, तीसरा आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और चौथा आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। मतलब सारे हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए आएंगे। और कैपिटल ए स्मॉल ए का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अफेक्टेड। इसका मतलब जितने भी ऑफ स्प्रिंग बन रहे हैं वो सारे के सारे शेडेड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो आधे ऑफ स्प्रिंग शेडेड हैं और आधे नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जो फादर है वो होमोजाइगस नहीं है। तो अब हमारे पास आंसर आ गया, फादर कैसा है? हेट्रोजाइगस है, और मदर तो ये रही। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गए, फादर और मदर के जीनोटाइप हमको पता चल चुके हैं। तो उस केस में हमें इसका जीनोटाइप भी क्लियर हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये भी क्लियर हो गया ऐसे केस में, है ना। ये कैसे हो गया क्लियर? क्योंकि भाई इनके ऑफस्प्रिंग कैसे आएंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए पहला, ये आ सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है? कैपिटल ए स्मॉल ए फिर से। तीसरा क्या आ सकता है? स्मॉल ए, और चौथा भी स्मॉल ए। इस तरह से आ सकते हैं। तो मतलब ये कि जो अफेक्टेड होंगे वो कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस होंगे, वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो उसका मतलब अफेक्टेड हमारा जो हेट्रोजाइगस हो गया। अब ये जो फीमेल है ये भी हेट्रोजाइगस है ना, क्योंकि हेट्रोजाइगस ही कॉम्बिनेशन आ रहा है इसमें। तो हमें इसका इसका भी पता चल गया, कैपिटल ए स्मॉल ए। और ये कैसा है? नॉर्मल है, तो यानी ये स्मॉल ए होगा, ये जो मेल है जिससे इसकी शादी हुई है। ओके, तो ऐसे केस में अगर पेरेंट्स ये हैं तो ये जो ऑफस्प्रिंग है ये कैसा होगा? ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। तो आई होप कि ये पेडिग्री चार्ट आपके समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरा पेडिग्री चार्ट स्टडी करते हैं। स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इज द ट्रेट रिसेसिव और डोमिनेंट? क्या ये ट्रेट रिसेसिव है या डोमिनेंट है ना। सबसे पहले तो आपको ये देखना है। सेकंड थिंग कि इज द ट्रेट सेक्स लिंक्ड और ऑटोजोमल? ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर आप जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इधर पेरेंट्स में ये ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये ऑफस्प्रिंग में आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्लू कि अगर पेरेंट में प्रेजेंट ना हो और ऑफस्प्रिंग में आ रहा हो कोई ट्रेट, तो उसका मतलब वो रिसेसिव होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें सबसे पहले रिसेसिव ट्रेट, है ना। ये ट्रेट कैसा है? रिसेसिव। उसके बाद फिर ये देखना है कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर फीमेल में भी है और मेल्स में भी है ना। और जो ये हमारे जो सेक्स लिंक्ड होते हैं वो मोस्टली मेल्स में होते हैं। ठीक है ना। तो इसको ऑटोजोमल रखेंगे हम, तो ये ऑटोजोमल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जो सेक्स लिंक्ड हैं वो ज़्यादातर मेल्स में होते हैं और ऑटोजोमल दोनों में होते हैं। तो इस तरह से आप इसको ऐसे रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑटोजोमल हो गया। तो ऑटोजोमल रिसेसिव हो गया ये हमारा। अब अगला आ जाता है कि गिव द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स इन जनरेशन 1 एंड देयर थर्ड एंड फोर्थ चाइल्ड इन जनरेशन 2। तो यहाँ पर हमको देखना है। तो जीनोटाइप ऑफ पेरेंट जो पहली जनरेशन है वो ये रही, फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन ये रही, थर्ड जनरेशन हमारे सामने ये रही। तो हमको यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में जीनोटाइप देखना है पेरेंट्स का। ठीक है, तो ऑटोजोमल रिसेसिव है। तो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि देखिए सपोज ऑटोजोमल ले रहे हैं तो हम ये वाले सिंबल्स यूज कर लेंगे। उसके बाद जीनोटाइप देखेंगे जो रिसेसिव है ना ये ऑटोजोमल, तो रिसेसिव के लिए ये वाला होना चाहिए, यानी ये अफेक्टेड होगा, बाकी दोनों नॉट अफेक्टेड होंगे। तो उसका मतलब ये जो मदर है हमारे सामने ये नॉट अफेक्टेड है। तो या तो ये कैपिटल ए होगी या कैपिटल ए स्मॉल ए होगी मदर। ठीक है। अच्छा, जो फादर है वो कैसा होगा? स्मॉल ए बिकॉज ये अफेक्टेड है और ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है। तो अब मदर को हम क्या लें इसमें? कैपिटल ए लें या कैपिटल ए स्मॉल ए लें? ठीक है ना। तो यहाँ पर मदर को हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर हमको मदर को लेना पड़ेगा, फादर तो हमारा स्मॉल ए है, तो मदर हो जाएगी हमारी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो बिल्कुल जैसे कि पहले हमने किया था, आप ध्यान रखिएगा, उसी तरीके से आप निकाल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये। तो इस तरह से हो गया। तो ऐसा होने पर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कैसे आ सकते हैं? देखिए ये तो हमारे अफेक्टेड हैं दोनों, तो ये तो स्मॉल ए होंगे। ठीक है ना, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये तो अफेक्टेड है।
तो स्मॉल ए आने का चांस है। कैपिटल ए स्मॉल ए पहला हो गया कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, तीसरा स्मॉल ए, चौथा भी स्मॉल ए। ऐसे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। तो ये देखो हमारे सामने आ रहे हैं दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये दोनों कैसे होंगे, क्लियर है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा और ये वाला भी, ये लड़की जो है कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है। अब ये दो हमारा जिसके साथ मैरिज हुई है, ये कैसा है, नॉट अफेक्टेड। तो आइदर ये कैपिटल ए होगा, आइदर ये कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। ये जो पेरेंट, ये जो लड़का है जिससे मैरिज हुई है ना, तो ये लड़की कैसी है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये कैसा हो सकता है, इसके बारे में हमको अभी पता लगाना है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा अगर मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये कैपिटल ए स्मॉल ए तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस क्या आ रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, उसको दोबारा कर लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। ये हमारे सामने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, क्लियर। अब स्मॉल ए का मतलब होता है अफेक्टेड, ऑटोसोमल रिसेसिव में। तो ये स्मॉल ए हो गया हमारा, ठीक है, ऐसे केस में, क्योंकि ये अफेक्टेड है, ठीक है। और बाकी सब फिर कैसे हो गए, ये आइदर हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस, ऐसे इन दोनों में से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपसे क्या पूछा गया था, जनरेशन 2 में थर्ड एंड फोर्थ चाइल्ड का जीनोटाइप, ठीक है ना, तो वो आप बता देंगे क्लियरली, ठीक है ना। तो थर्ड एंड फोर्थ चाइल्ड, ये थर्ड चाइल्ड हो गया जनरेशन 2 का। अब क्योंकि ये अफेक्टेड है तो ये स्मॉल ए हो गया, है ना। एंड फोर्थ चाइल्ड क्या है, ये रही, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए और हम आगे तक निकल चुके हैं, वो भी हमें आराम से आ गया। तो दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप हमको पता चल गया यहाँ पर, ठीक है। थर्ड चाइल्ड और फोर्थ चाइल्ड का जीनोटाइप भी पता चल गया। तो इस तरीके से हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।